हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। अब मैं आगे हिस्ट्री को लेकर चल रहा हूं। तो आगे गांधी जी अपना शिक्षा भारत से प्राप्त करके उच्च और माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्राप्त करके ये लंदन जाते हैं। लंदन जाते हैं, वकील की परीक्षा पास करते हैं। वकील या बैरिस्टर की परीक्षा पास कर और 1891 को वो भारत आते हैं। 1891 को भारत के वो मुंबई बंदरगाह पर पहुंचते हैं। जब ये मुंबई बंदरगाह पर पहुंचते हैं, महात्मा गांधी मुंबई बंदरगाह पर पहुंचते हैं, तो वही मुंबई में ही वकालत करना शुरू कर देते हैं। वकालत करना शुरू कर देते हैं और वहीं पर अफ्रीका और भारत से एक व्यापार कर रहा था बाबा अब्दुल्ला या दादा अब्दुल्ला भी उनको बोलते हैं। तो बाबा अब्दुल्ला ये वकालत कर रहे थे मुंबई में, और मुंबई में ही एक व्यापारी था दादा अब्दुल्ला या बाबा अब्दुल्ला। बाबा अब्दुल्ला था, ये एक व्यापारी था, अफ्रीका के साथ विवाद किया था। तो बाबा अब्दुल्ला के सिफारिश पर ये अफ्रीका चले जाते हैं। गांधी अफ्रीका चले जाते हैं। महात्मा गांधी बाबा अब्दुल्ला की पैरवी करने ये अफ्रीका जाते हैं। अफ्रीका जब ये जा रहे थे तो डरबन से पिक्टोरिया जाते समय एक छोटा सा हाल था जिसका नाम था पीटर मरिट्ज वर्क। इसी रेलवे स्टेशन पर उनको फर्स्ट क्लास का टिकट होते हुए भी इनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है। जब इनको ट्रेन के बाहर फेंक दिया जाता है तो गांधी जी वहीं पर रुकते हैं और आंदोलन शुरुआत करते हैं। तो तमाम आंदोलन शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी। अब आते हैं तो गांधी जी अफ्रीका 1893 में जब जाते हैं, महात्मा गांधी जी को जब 1853 में ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया तो उसके विरोध में नटाला इंडियन की स्थापना, जिसमें टाल स्टाई फार्म की स्थापना करते हैं। 1894 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में करते हैं और फिनिक्स ट्रस्ट की स्थापना 1912 में करते हैं महात्मा गांधी जी। और वहीं पर सत्याग्रह शब्द मगनलाल गांधी अफ्रीका में ही मगनलाल गांधी नाम का एक शिष्य था उनका, जर्मन का एक शिष्य मगनलाल गांधी था। ये एक प्रतियोगिता कराते हैं, और इसी प्रतियोगिता में सत्याग्रह शब्द की शुरुआत एक मगनलाल गांधी नाम का एक शिष्य सत्याग्रह शब्द दिया था, और इसी सत्याग्रह शब्द को सत्याग्रह में बदल दिया था महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द को सत्याग्रह में बदल दिया। सत्याग्रह सत्य पर अटल रहना सत्याग्रह कहलाता है। सत्य पर अटल रहना, कष्ट सह करके अपने कामों को सत्य पर अटल होकर के और करना, यही था सत्याग्रह।
तो सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी अफ्रीका में करते हैं। जब महात्मा गांधी सत्याग्रह शब्द की स्थापना कर लेते हैं, उसके बाद अपने पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ वो भारत पहुंचते हैं। भारत की धरती पर 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी मुंबई बंदरगाह पर पहुंचते हैं। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी मुंबई बंदरगाह पर पहुंचते हैं। जब ये मुंबई बंदरगाह पर पहुंचते हैं तो उनको केसर ए हिंद की उपाधि ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि इनको थोप दी गई थी इनके सर पर। तो केसर ए हिंद की उपाधि 9 जनवरी 1915 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया था और 9 जनवरी को ही भारत में प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रवासी दिवस 9 जनवरी को ही प्रत्येक साल प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। जब ये मुंबई पहुंचते हैं, मुंबई से ये अहमदाबाद जाते हैं। अहमदाबाद जाते हैं। एक वकील का मकान किराए पर लेते हैं और किराए पर मकान लेकर के और वहीं पर एक आश्रम की स्थापना करते हैं। और वही आश्रम आगे चल के साबरमती आश्रम के नाम से जाना गया। वहीं पर एक आश्रम की स्थापना करते हैं। उसी आश्रम को आगे चल के साबरमती आश्रम कहा गया। साबरमती नदी के किनारे था अहमदाबाद में। ये अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे था। भारत की सबसे प्रदूषित नदी साबरमती नदी है। जो भारत की सबसे प्रदूषित नदी है वो साबरमती नदी है। इसी साबरमती नदी पर एक आश्रम बना है जो आगे चल के साबरमती आश्रम के नाम से जाना गया। तो ये गांधी जी अब साबरमती से ये सीधे जाते हैं। महात्मा गांधी सीधे जाते हैं। अब ये गांधी जी लखनऊ अधिवेशन में पहली बार गांधी जी को आमंत्रित किया गया। गांधी जी लखनऊ अधिवेशन 1916 में ये गांधी जी कांग्रेस के मंच पर पहली बार आते हैं। और इसी अधिवेशन में जब आए तो एक बिहार का नेता था राजकुमार शुक्ल नाम का एक बिहारी बाबू आता है। और इसी राजकुमार शुक्ल ने कहा था कि बिहार के किसानों की दुर्दशा खराब है और आप एक बार बिहार में आइए। तो इसी के निवेदन पर महात्मा गांधी बिहार जाते हैं। और बिहार जाते हैं तो चंपारण आंदोलन की शुरुआत करते हैं। और चंपारण आंदोलन की शुरुआत करते हैं, बिहार जाते हैं। तो अब आते हैं राजकुमार शुक्ल के निवेदन पर। राजकुमार शुक्ल के निवेदन पर वो चंपारण जाते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी कलकत्ता रेलवे स्टेशन पर जाते हैं। कलकत्ता से वो सीधे मुजफ्फरपुर आते हैं। कलकत्ता से मुजफ्फरपुर। जब ये कलकत्ता से मुजफ्फरपुर आते हैं तो इनकी मुलाकात डॉक्टर राजेंद्र बाबू से होती है। राजेंद्र प्रसाद जेबी
कृपलानी, जेबी कृपलानी, ब्रिज किशोर, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, ये नर हजारी पारिकर, ये सारे लोग, मजरूल हक, ये सारे लोग मिलते हैं मुजफ्फरपुर में और मुजफ्फरपुर स्कूल को बंद करके एक जुलूस निकलवाते हैं। जुलूस के साथ महात्मा गांधी की स्वागत किया जाता है मुजफ्फरपुर में, और मुजफ्फरपुर से ये सीधे अब इनकी चढ़ाई चंपारण होती है, और चंपारण में जब गांधी जी जाते हैं तो यहीं पर उनसे मिलते हैं रविंद्रनाथ टैगोर मिलते हैं, और रविंद्रनाथ टैगोर ने ही महात्मा की उपाधि इनके सर पर थोप दिया। महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि यहीं पर थोप दिया चंपारण में, और बदले में गांधी जी सर की उपाधि दिए थे। सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने दिया था। तो अब इसके बाद 19 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचते हैं, और वही चंपारण में जाकर के और धमकी देते हैं अंग्रेजों को कि आप किसानों के साथ जो ये व्यवहार किया जा रहा है इसको आप वापस करिए, नहीं तो मैं एक भूख हड़ताल करूंगा। तो पहली बार भारत में सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण आंदोलन में किया गया था, लेकिन ये सिर्फ धमकी थी, इसका प्रयोग नहीं किया गया। इसकी धमकी के कारण ही अंग्रेज डर जाते हैं और सत्याग्रह का पहली बार भूमिका कह लीजिए या प्रयोग करने वाले थे, लेकिन नहीं किए। तो चंपारण आंदोलन 19 अप्रैल 1917 को चंपारण में भूख हड़ताल करने की बात अंग्रेजों से महात्मा गांधी ने किया। 25% अतिरिक्त जो बोनस अंग्रेज लेते थे इसको छूट करवाते हैं महात्मा गांधी, और कहते हैं कि जबरदस्ती जिसको मन करेगा वो नील की खेती करेगा, जिसको मन करेगा नील की खेती नहीं करेगा। तो आप विवश मत करिए, जिसको मन करेगा वो करेगा। इसमें बांड ये था कि 3/20 बीघे की खेती में 3 बीघा नील की खेती करना अनिवार्य था। 20 बीघे में 3 बीघा नील की खेती करना अनिवार्य था। इसमें ये बात फिक्स थी कि आप 20 बीघे में 3 बीघे नील की खेती आप करोगे। अब महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जिसको मन करेगा वो नील की खेती करेगा, जिसको मन करेगा वो नील की खेती नहीं करेगा। आप इन लोग से जबरदस्ती न करें, नहीं तो मैं एक भूख और हड़ताल करूंगा। और इसी बात से अंग्रेज डरते हैं, और डर करके ये जो 3 कठिया पद्धति इसको भी बोलते हैं, 3 कठिया पद्धति 3 कठिया पद्धति जो थी इसको रोक दिया गया, और 3 कठिया पद्धति पर रोक लगाई गई तो महात्मा गांधी द्वारा। और 25% अतिरिक्त बोनस इनको मिला, किसानों को 25% अतिरिक्त बोनस पर भी रोक लगा दी गई। तो ये है चंपारण आंदोलन। अब आते हैं अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन। अब आते हैं महात्मा गांधी का अगला आंदोलन है अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। मिल मजदूर आंदोलन 1918 में ये हुआ है।
1918 में मिल मजदूर आंदोलन हुआ है। मिल मजदूर आंदोलन हुआ है और मालिक और मजदूरों के बीच में विवाद चल रहा था प्लेग बोनस को लेकर के। प्लेग बोनस को लेकर के मालिक और मजदूरों में विवाद चल रहा था। इन्हीं विवाद से निपटने के लिए महात्मा गांधी को बुलाया जाता है 1918 में। अम्बालाल साराभाई और अनुसुईया बेन भी इनके साथ यहीं पर मिलती है। अम्बालाल और अनुसुईया बेन महात्मा गांधी से अहमदाबाद के मिल मजदूर आंदोलन में मिलते हैं और गांधी जी प्लेग को लेकर के और मजदूरों का हेल्प किया। 35% जो बोनस किसानों को दिया गया। और तो ये था अहमदाबाद के मिल मजदूर आंदोलन, ये गुजरात में है। और आगे फिर देखते हैं कौन सा आंदोलन है। अब आते हैं खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन इसकी शुरुआत 1918 में खेड़ा गुजरात में है। गुजरात में ही ओलावृष्टि के कारण फसल नष्ट हो गई थी। कर को अंग्रेज बढ़ा दिए थे। कर को जब अंग्रेज बढ़ा दिए थे तो इससे जनता वहां की नाराज हो गई थी, कह रही थी कि हम लोग कहां से देंगे। तो इसका विरोध महात्मा गांधी खेड़ा जाते हैं, गुजरात जाते हैं। इनका सहयोग सरदार पटेल भी थे अपनी वकालत छोड़ करके, और सरदार वल्लभ भाई पटेल वहां पहुंचे थे। इंदुलाल याग्निकी भी थे। ये सभी लोग मिलकर के अंग्रेजों का विरोध किए। और इसमें गांधी जी ने सत्याग्रह का पहली बार गांधी जी खेड़ा गुजरात आंदोलन में ही सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग किए। भूख और हड़ताल पर पहली बार बैठने हैं और बैठ करके जब भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं तो अंग्रेजी सरकार झुक जाती है इनके सामने, और झुक करके सारे जो भी मानवता था वो उनको पूरा किया जाता है। तो ये है खेड़ा गुजरात आंदोलन। अब आते हैं अगला रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट के बाद रोलेट एक्ट 1919 में भारत आया था। रोलेट एक्ट के एक ऐसा नियम कानून था, काला कानून भी इसको बोलते हैं। यदि किसी को लगता था कि ये हमला है, ये आतंकवादी है, ये मर्डरी है, कटरी है, तो उसको इस रोलेट एक्ट के आधार पर बंद कर दिया जाता था। तो इसी के विरोध में जगह जगह विरोध होता है, और इसी रोलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। तो फिर आते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड पर।